A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग MCQs करने जा रहे हैं साइंस के, और हम रिवाइज करेंगे साइंस को थ्रू MCQs. तो ये इसका सेट नंबर 28 है. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है आपको. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर रिविजन पर्पस. अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 साइंस NCERT के लेक्चर्स को देखना जिनको मैंने बहुत ही इलेबोरेटली कवर किया है, तो उनको भी आप इस टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा. तो इस सेट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है. इस पहले सवाल में पूछा गया है आपसे फोटोसेल जो होते हैं, फोटोसेल के बारे में सवाल है. तो इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है कि फोटोसेल जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. फोटोसेल जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं उनकी बात की जा रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि लाइट एनर्जी को किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो कन्वर्ट करते हैं. क्या वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं, सोलर एनर्जी में करते हैं, या आयनाइजेशन एनर्जी में करते हैं. तो अगेन दिस इज NCERT क्वेश्चन. NCERT में हमने इसको डिस्कस किया था, हमने इसको पढ़ा था, जिसमें कि फोटोसेल के बारे में हमने बात किया था. तो इस सवाल का जवाब बताइए. आसान सवाल है. तो इस सवाल का जवाब है बी, इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो अगर आप देखेंगे, अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ना है अबाउट द फोटोवोल्टाइक सेल तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. जो फोटो सेल्स होते हैं वो जनरली कहाँ पे लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ किए जाते हैं टू मैनेज इंडोर आउटडोर लाइटनिंग को आप मैनेज करने के लिए फोटोवोल्टाइक सेल का यूज़ किया जाता है. मोस्ट कॉमन आपने इसमें देखा होगा, अगर आपको जो लाइट्स होती है रोड साइड में जो लाइट्स लगी होती हैं, अगर आप देखेंगे बहुत सारे सिटीज़ में, काफ़ी सारे सिटीज़ में अब जो है आपको स्ट्रीट लाइट्स हैं वहाँ पे फोटोवोल्टाइक सेल लगा दिए गए हैं जो कि सोलर एनर्जी से दिन भर में चार्ज हो जाएंगे और जैसे ही सेंसर लगा होता है, जैसे ही डार्क होगा वो अपने आप से उनका जो बल्ब होगा वो जलना शुरू हो जाएगा. तो वो उसको आपको बार बार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई बैटरी चेंज करने का बार बार ज़रूरत नहीं पड़ता. तो वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में. तो डिटेल आप इसकी यहाँ से पढ़ सकते हैं और बाकी की जो डिटेल है वो हमने NCERT सेक्शन में पढ़ लिया था. तो ईजी क्वेश्चन फ्रॉम NCERT. अगला सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें आप UPSC ने 2010 में ये सवाल पूछा था. इसमें पूछा गया था आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू हार्ट. देखिए, हार्ट के बारे में आप जानते हैं, हार्ट हमारे बॉडी का वो ऑर्गन है जिसको हम पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं. तो हार्ट क्या करता है, एक मोटर की तरह हमारे बॉडी में लगा हुआ है. लंग से जो आती है ऑक्सीजन आती है, वो उस हार्ट जो है उस मतलब कैपिलरीज के थ्रू वो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिक्स हो जाती है और वो ब्लड जो है, हार्ट जो है उस ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप कर देता है. और पूरी बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी ऑक्सीजन जब यूज हो जाती है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से हार्ट में लेके आता है, वापस से उसको लंग्स के पास लेके जाता है, फिर से ऑक्सीजन कैरी करता है वो, और फिर से वो ऐसा सर्कुलेशन बना रहता है. तो ये एक ऑर्गन है जिसको आप जानते हैं. इसका सिस्टम मैकेनिज्म हमने NCERT में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. सवाल यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो ब्लड सप्लाई आर्टरीज जो होती हैं जो हार्ट को भी सप्लाई करती हैं, हार्ट को खुद भी तो ब्लड चाहिए, हार्ट एक मोटर की तरह है, वो पंप कर रहा है ब्लड, ठीक है, लेकिन हार्ट को खुद भी तो पंप ब्लड की ज़रूरत है अपना काम करने के लिए. तो जो आर्टरीज ब्लड को हार्ट को सप्लाई करती है ब्लड, उसके बारे में पूछा जा रहा है. हिपैटिक आर्टरी है वो, कैरोटिड आर्टरी है वो, कोरोनरी आर्टरी है या पल्मोनरी आर्टरी है. तो इसका जवाब अब बताइए. हमने NCERT में इसको डिस्कस भी किया था, बहुत अच्छा सवाल है. तो इसका जो जवाब है वो है कोरोनरी आर्टरी. अगर आप हिपैटिक आर्टरी की बात करते हैं तो हिपैटिक का मतलब होता है लिवर से रिलेटेड, तो ये तो हट गया, हिपैटिक नहीं होगा. पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स. पल्मोनरी आर्टरीज जो मैंने बताया था, पल्मोनरी आर्टरीज एक्सेप्शन होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं. पल्मोनरी वेन्स भी एक्सेप्शन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं. वेन उसका नाम होता है, इसका नाम आर्टरी होता है. कैरोटिड आर्टरीज होती हैं अनदर सेट ऑफ आर्टरीज, और तो इसका नाम है, इसका जवाब है कोरोनरी आर्टरीज. तो कोरोनरी आर्टरीज जो है वो सप्लाई करती हैं. कोरोनरी जो सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई द हार्ट मसल्स. जो हार्ट मसल्स को जो सप्लाई करता है ब्लड, जो आर्टरीज, उसको हमने बोला कोरोनरी सर्कुलेशन. वो हार्ट की जो मसल्स होती हैं, जो कार्डियक मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल के बारे में हमने ये पढ़ा था. 3 तरीके की मसल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल. तो कार्डियक मसल उसमें से सबसे स्पेशल तरीके की मसल्स थी जो कभी भी नहीं रुकती जब से हमारा बॉर्न हुआ. इनफैक्ट बॉर्न होने से पहले ही बच्चे का दिल धड़कना शुरू हो जाता है, तब से हमारा हार्ट काम करता है. और कब तक काम करता रहता है, जब तक कि हमारी डेथ नहीं हो जाती है, नॉन स्टॉप काम करता है. जो कार्डियक मसल है वो स्पेशल कैटेगरी की मसल्स होती हैं, तो ये उसको सप्लाई देता है. तो जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही हैं हार्ट मसल्स को.
कार्डियक वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। तो बहुत अच्छा सवाल था। आप इसमें देख सकते हैं हार्ट के डायग्राम में दिखाया गया है कि कहाँ से कहाँ तक कोरोनरी आर्टरी जाती है। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो अयोटा होती है जो मेन हमारी ब्लड सप्लाई लेके जाती है सारे ऑर्गन्स में। इंफीरियर वेना केवा होती है जो हमारा सारे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट में लेकर आती है। अयोटा क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। पल्मोनरी वेन, जैसा कि वो एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन जो होती है वो लंग्स से, रेड कलर की दिखाई दे रही है, पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और पल्मोनरी जो आर्टरी होती है ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हार्ट के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर जो है मैंने अपनी एनसीईआरटी सीरीज में डिस्कस किया है। अगर किसी को भी थोड़ी भी डिफिकल्टी है इसको समझने में तो आई विल इंसिस्ट कि आप जाएं एनसीईआरटी सीरीज में, आप हार्ट को जरूर पढ़ लें। सो दिस वाज द एनसीईआरटी क्वेश्चन अगेन। फिर अगला सवाल जो है आपके सामने, सवाल नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नेम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स के बारे में पूछा गया है। क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होती है जिससे कि अर्थ जो है अपनी तरफ खींच रही है। ओके। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल जो सेंटर की तरफ फोर्स लगती है उसको कहा जा रहा है। सेंट्रीफ्यूगल जो अवे फ्रॉम सेंटर लगती है उसको कहा जा रहा है। न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर फोर्स लग रही है, न्यूक्लियस का एटम है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, एटम का स्ट्रक्चर ये न्यूक्लियस होता है उसका, उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं, ये हमने देखा था। तो इन चारों में से कौन सी जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये, सोचिए, सोच के बताइए। देखिए सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल तो टाइप्स ऑफ एक फोर्सेज हैं, होगा तो इसका जवाब या तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी या न्यूक्लियर फोर्स होगी। तो कौन सी? ग्रेविटेशनल, अर्थ ने जिसको रोका हुआ है, हर चीज को रोका हुआ है अर्थ ने, तो क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सबसे ज्यादा है? तो इसका जो जवाब है वो है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? जो न्यूक्लियस के अंदर, जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके बीच में जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स लग रही है, दैट इज, तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ही सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरैक्शंस। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। नेचर की जितनी भी फोर्सेज हैं उसके अंदर से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो होती है किसके बीच में लग रही है? 2 और मोर न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते थे? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते थे न्यूक्लियॉन्स। दे बाइंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इनटू एटॉमिक न्यूक्लियाई। द न्यूक्लियर फोर्स इज अबाउट 10 मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द केमिकल बाइंडिंग दैट होल्ड्स एटम टुगेदर इन केमिकल्स। जो केमिकल्स बनते हैं जैसे कि H2O बन गया, ऑक्सीजन बन गया, CO2 बन गया, उसके बीच में जो फोर्स होती है उससे भी ज्यादा 10 मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो फोर्स लग रही है न्यूक्लियस के अंदर। जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनको बोलते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जो बाइंड कर रही है वो फोर्स जो है वो 10 मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर फोर्स है। मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज द बाइंडिंग ऑफ प्रोटॉन विच आर रिपल्सिव इन नेचर बिकॉज ऑफ देयर पॉजिटिव चार्ज। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स है। चलो न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, बट प्रोटॉन्स का क्या? प्रोटॉन्स के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब आपने केमिस्ट्री का रूल पढ़ा है, जो पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्ज होते हैं, रिपल्स कर देते हैं एक दूसरे को। तो प्रोटॉन्स को तो न्यूक्लियस में से निकल के भाग जाना चाहिए था उसी हिसाब से, तो बट ऐसा नहीं होता। तो वो जो फोर्स पॉजिटिव चार्ज के सारे प्रोटॉन्स को बाइंड करके रखती है न्यूक्लियस के अंदर, वो जो फोर्स है दैट इज द न्यूक्लियर फोर्स। तो आप ये देख सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि उस रिपल्शन को भी पकड़ के रखे है। इतने छोटे से एक न्यूक्लियस का साइज कितना होगा, एटम का साइज कितना है, उसमें से फिर न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, आप ये सोच के देखिए। तो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। अगर हम लार्ज स्केल की बात करते हैं तो जो न्यूक्लियर वेपन्स में जो एनर्जी निकलती है वो इसी फोर्स की वजह से निकल रही है। छोटा सा इतना छोटा सा टुकड़ा लेके जाते हैं हम, गेहूं के दाने के बराबर, और वो जो है इतने बड़े बड़े हिरोशिमा नागासाकी में उसने एटॉमिक बॉम्ब ने इतना डिस्ट्रक्शन कर दिया था। तो कहाँ से निकलती है वो फोर्स? वो न्यूक्लियर फोर्स है जिसको हम टैप कर पाते हैं, राइट। सवाल नंबर 4 जो है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपसे पूछा गया था, यूपीएससी ने 2010 में ये सवाल पूछा था। इस सवाल को डिस्कस करने का मतलब क्या है? 10 साल के बाद, 11 साल के बाद हम इस सवाल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इस सवाल को इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आपको जो बेसिक चीजें होती हैं वो आपको पता रहनी चाहिए। यूपीएससी ने 2010 में ये पूछा था कि डेली डोज ऑफ प्रोटीन कितना है एक एक्टिव वुमेन के केस में। एक ऐसी लेडी जो कि एक्टिव है उसको कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ये पूछा गया था। तो ये जो है एनसीईआरटी में भी पढ़ाया जाता है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। एवरेज रेंज, इसमें रेंज दी जाती है, मेल को कितनी होती है, फीमेल को कितनी होती है, अगर लैक्टेटिंग है तो कितनी होती है। तो अगर आपने उसको पढ़ा
ऑल्दो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, 37, 40, 46 काफ़ी ज़्यादा क्लोज ऑप्शन है, बट ठीक है, अब पूछा था यूपीएससी ने तो पूछा था, इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो इसका जवाब है डी। एक एक्टिव जो एवरेज वुमेन है, जिसका एवरेज बॉडी वेट है, उसको ज़रूरत होती है 46 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की। अगर वही वुमेन जो है लैक्टेटिंग वुमेन है या प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसकी डोज बढ़ जाएगी। वही वुमेन अगर कम एक्टिव है, मतलब सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो उसकी डोज कम हो जाएगी। सिमिलरली मेल्स के केस में थोड़ी सी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है और उनकी जो मसल्स जो फंक्शनिंग है वो थोड़ी फास्ट होती है, ज़्यादा है, तो इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से खाते हैं तो वो हमारी एक एवरेज बॉडी की रिक्वायरमेंट रहेगी। ईटिंग मोर देन 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, अगर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से ज़्यादा हम खा लेते हैं तो क्या होगा, हमारे को एक्सेस ऑफ प्रोटीन हो सकता है। तो 2 ग्राम जितना आपका बॉडी वेट है, अगर मान लीजिए आपका 55 केजी बॉडी वेट है, तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी हालत में आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 110 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपने 110 ग्राम से 55 किलो के हैं आप, और आपने 110 ग्राम से ज़्यादा खा लिया तो आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन से आपको एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, जो मैं आपको बार बार अपने लेक्चर्स में बताती हूँ। प्रोटीन की जो एक्सेस है वो आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन की डेफिशिएंसी, क्योंकि प्रोटीन के एक्सेस जो होता है आपकी किडनी को फेल कर सकता है लॉन्ग टर्म में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है 60 ग्राम प्रोटीन पर डे के हिसाब से, राइट। तो मतलब आप ये देख लीजिए कि अगर आपने अपने बॉडी वेट का डबल ग्राम्स खा लिया तो किडनी खराब हो सकती है आपकी, ठीक है। सवाल नंबर 5 जो है आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर, उसमें पूछा गया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है मेटल में वो किस वजह से होता है। हमने पढ़ा है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर आप उसमें से एक, मान लीजिए मेटल का रॉड है, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी की वायर को टच कर दिया तो यहाँ पे जो भी खड़ा है उसको भी करंट फील हो जाएगा या करंट पास ऑन होता है। कैसे, वो उसका कारण क्या है, ये पूछा गया था। एनसीईआरटी का सवाल है, हमने एनसीईआरटी में डिस्कस किया था। तो उसके कारण फ्लो जो है उसका किसका क्या कारण से होता है, फ्लो ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो से हो रहा है, प्रोटॉन्स की वजह से हो रहा है, आयंस प्रेजेंट है मेटल में, या मेटल के बीच में होल्स हैं इस वजह से हो रहा है। तो आप याद करिए हमने क्या डिस्कस किया था। इसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों मेटल के पार्ट्स में सर्कुलेट करता है। तो अगर आपको याद है तो आपको पता होगा कि जब हमने मेटल का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो मेटल की स्ट्रक्चर इस तरीके से बनी होती है कि मेटल के बीच में क्या होता है, ये पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ओके प्लीज बियर, अपने आप ये ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा है, आई डोंट नो। अगर आप मेटल की बात करेंगे, अगर आप मेटल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मान लीजिए ये मेटल का कोई टुकड़ा है, तो उसकी जो भी एटम्स जो पैक होते हैं उनके बीच बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं मेटल के बीच में। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम यहाँ पे डायग्राम्स के देख सकते हैं, ये देखिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इस वाले डायग्राम को आप देखिए, ये मेटल है, इसके बीच बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ही उसको चार्ज मिला, जैसे ही कोई ना कोई अलग वोल्ट मतलब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज उसको मिला, तो ये सारे के सारे एटम्स जो हैं वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था जो करंट का फ्लो है वो ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर है तो करंट का फ्लो होगा इधर से इधर। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहा है तो करंट इस तरफ फ्लो करेगा। तो ये भी मैंने आपको बात बताया था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो ऑफ करंट आर ऑलवेज ऑपोजिट मेटल के केस में। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। किसकी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इसका जवाब इलेक्ट्रॉन्स था। तो एटम्स के बीच में क्या हो रहा है, एटम्स जो होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के भी बने होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोवाइड की जाती है, जो इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोवाइड किया जाता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जब भी वोल्टेज डिफरेंस एस्टैब्लिश होगा, मान लीजिए ये मेटल का टुकड़ा है, यहाँ पे ज्यादा वोल्ट दे दिया आपने, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ हो जाएगा और करंट का मूवमेंट इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, एनसीईआरटी का सवाल है, आपको पता होना चाहिए। इसमें दो बातें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा हमेशा। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 6, यूपीएससी ने 2011 में पूछा था ये सवाल। इसमें पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज के अंदर आप कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं? सिर्फ बैक्टीरियाज को हम यूज करते हैं, बैक्टीरिया या फंगस को भी यूज करते हैं, बैक्टीरिया एल्गीज को यूज करते हैं, या बैक्टीरिया माइक्रो एल्गी और फंगस तीनों को यूज करते हैं, ये पूछा गया है। तो अभी जो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल पूछा था यूपीएससी ने। इस तरीके के सवाल आपसे फिर पूछे जा सकते हैं
जब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी में, तब मैं आपको बता रही थी कि जब भी हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं तो मैं आपको उसके एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ कि भाई ये कहाँ कहाँ पे कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो हमने बात किया था बैक्टीरियाज को हम यूज़ करते हैं, डेफिनेटली हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फंगस को यूज़ करते हैं, यस। कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? केक बनाने में यूज़ कर रहे हैं, दवाइयाँ बनाने में, मेडिसिन बनाने में यूज़ कर रहे हैं। माइक्रो एल्गी को कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? सिमिलरली इसमें से जो हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बना के हमने काफ़ी दवाइयाँ बनाई हुई हैं। फंगस को भी यूज़ करें तो इसका जवाब होगा डी, मतलब सबको यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया को भी यूज़ करते हैं, माइक्रो एल्गीज को भी यूज़ करते हैं और फंगस को भी यूज़ करते हैं हम इंडस्ट्रीज में। तो इस तरीके का सवाल आपसे फिर पूछा जा सकता है, या इस तरीके का सवाल जो है आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड में यूज़ हो रहा है बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने में, प्रोबायोटिक्स, लैक्टोबैसिलस, राइट, ड्रग्स बनाने में, स्टार्टर कल्चर में, इंसेक्टिसाइड, वैक्सीन, एंजाइम, ये सब में, ट्रेडिशनल फूड जैसे कि योगर्ट, चीज़, विनेगर। माइक्रो एल्गी कहाँ पे यूज़ हो रही है? फूड बनाने में, फीड, कॉस्मेटिक्स, ये सब बनाने में इन सब का यूज़ किया जा रहा है। तो एक्सप्लेनेशन में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, राइट। सवाल नंबर 7 जो है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, उसमें पूछा जा रहा है, यूपीएससी ने 2009 में इस सवाल को पूछा था। तो उसने पूछा था, ये सवाल हमने 2009 से क्यों पिक कर लिया आज के दिन में? तब ये पूछा गया था, एक ट्री स्पीशीज है मॉरिशस में, फेल्ड टू रिप्रोड्यूस। उसका जो वो ट्री जो है वो ट्री स्पीशी इन द मॉरिशस, वो फेल टू रिप्रोड्यूस है बिकॉज एक जो बर्ड है, फ्रूट ईटिंग जो बर्ड था, वो फ्रूट खाता था उस पेड़ के, और फ्रूट खाने के बाद उसको अलग अलग जगह पर डाल देता था उसके बीजों को, ठीक है, प्रोसेसिंग करके। तो वो जो बर्ड था, क्योंकि वो बर्ड एक्सटिंक्ट हो गया, तो उसकी वजह से उस ट्री की स्पीशीज भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही, नए पेड़ नहीं लग पा रहे, क्योंकि वो बर्ड एक्सटिंक्ट हो गया जो उसके फ्रूट्स खाता था। तो ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सा बर्ड है, मॉरिशस में कौन सा बर्ड था? डव था, डोडो था, कॉन्डोर था, या स्कुआ था? तो हम जानते हैं ये डोडो था। डोडो नाम का बर्ड था, उस टाइम पे न्यूज़ में था काफ़ी, 2009 की बात है, तो न्यूज़ में रहा होगा, क्योंकि जब एक चीज़ न्यूज़ में आ जाती है 2009 में, तो 2013 में, क्योंकि आई ऑल्सो रेड दैट। तो ये था। इस सवाल को क्यों लिया गया है स्क्रीन पर आपके? इस सवाल को इसलिए लिया गया है सेंसिटाइज करने के लिए। आपको हमेशा पता रहना चाहिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नियर एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ये सारी की सारी स्पीशीज़ के बारे में आपको हमेशा पता होना चाहिए। मॉरिशस में ये डोडो नाम का बर्ड होता था, इतनी ज़्यादा इसकी हंटिंग पोचिंग की गई, इसको इतना ज़्यादा मार दिया गया अपने शौक के लिए कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। इस तरीके का ये दिखाई दिया करता था। अब जो है इसका हैबिटेट लॉस होने की वजह, ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ द बर्ड, इस सब की वजह से ये बर्ड जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये फ्लाइटलेस बर्ड था। तो ये जो फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं बेचारे, उड़ नहीं पाते, तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, उनके लिए वो ईजी प्रे हो जाते हैं, और वो उनका, जैसे इसके साथ किया, ऐसे बहुत सारे बर्ड हैं जो कि एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं, और काफ़ी सारे बर्ड्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इस लिस्ट में एक्सटिंक्ट हो चुके बर्ड्स के कुछ डायग्राम्स के साथ उनके नाम दिए गए हैं। यू कैन टोटली रीड दैट फॉर योर इंटरेस्ट, राइट। इससे भी ज़्यादा आपको जानना ये ज़रूरी है कि हमारे पास इस वक्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन कौन से बर्ड्स हैं जिनको हमें बचाने की ज़रूरत है। ये तो एक्सटिंक्ट हो गई, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। अब तो ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? बट हम और बर्ड्स को एक्सटिंक्ट होने से रोक सकते हैं। हमें खुद को सेंसिटाइज करना ज़रूरी है। हम ये सोचते हैं कि एक पर्सन के सेंसिटाइज होने से क्या हो जाएगा, एक एक करके ही हम लोग सारे लोग सेंसिटाइज हो पाएंगे। अगर आप भी सेंसिटाइज होंगे, अगर आपको ये समझ में आता है कि कोई क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है या कोई भी बर्ड है, आप उसको परेशान ना करें, उसका हैबिटेट लॉस ना करें, तो एक एक करके अगर आप करेंगे तो आपकी पूरी फैमिली करेगी आपके साथ में। आप जिस जिसको मिलेंगे आपके दोस्त भी उसी तरीके से सेंसिटाइज होते जाते हैं। ओके, तो एक एक पर्सन का जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। एनीवेज, सवाल नंबर 8 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि इन द एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेज आर एब्जॉर्ब बाय। बहुत आसान सवाल, एनसीईआरटी का सवाल। क्यों लिया हमने? क्योंकि आप ये जाएं, कुछ लोगों को लगेगा कितना आसान सवाल लिया। बिल्कुल इतना आसान सवाल लिया, इसलिए लिया क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इन द एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं वो कौन एब्जॉर्ब करता है? इसमें आपको एक चीज़ और जानना जरूरी है। अगर मैं इसके ऑप्शंस में डाल देती ऑक्सीजन, ओजोन भी डाल देती और ऑक्सीजन भी डाल देती, सिर्फ ओजोन डाल देती या ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तीनों डाल देती, तो इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता। बट ये हमने थोड़ा आसान डिफिकल्टी लेवल पे रख के इससे आपसे पूछा है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ओजोन है, हीलियम है, तो इसमें से कौन सी है? तो यू नो वेरी वेल कि ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है।
तो जो ओजोन होती है, फिर से हम बात करेंगे रिपीट मोड में, मैं आपको बता रही हूँ, ओजोन जो होती है, जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होती है वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है। अगर ट्रोफोस्फीयर में ओजोन होती है, ट्रोफोस्फीयर कौन सी लेयर है? एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर जिसमें हम रहते हैं, हम ब्रीथ करते हैं। अगर ओजोन अगर ट्रोफोस्फीयर में प्रेजेंट रहेगी तो इट वुड बी अ पॉल्यूटेंट, वो एक पॉल्यूटेंट है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन करती है आंखों में, बहुत दिक्कत देती है। तो ओजोन जब स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है तभी वो हमारे लिए एक बेनिफिशियल गैस है, तब वो अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक करती है। अब बात आ रही है अल्ट्रावायलेट रेज। अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अल्ट्रावायलेट रेज का रेंज क्या है, कहाँ पर फॉल करती हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती हैं, कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, ये सब ये पढ़ लेना, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं वो क्या कर रही हैं, स्किन को इरिटेशन, सन बर्न, सन टैन, कार्सिनोजेनिक चेंजेस, ये सारी चीज़ें वो कर देती है। तो जहाँ पे ज़्यादा तेज़ धूप पड़ती है, क्लियर है एटमॉस्फेयर, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आपको आ सकती है। तो जनरली आपने देखा होगा, अगर आप बीचेस पे जाते हैं या फिर आप अगर हिली एरियाज़ पे जाते हैं तो आपकी बॉडी पूरी तरीके से टैन हो जाती है जल्दी, बहुत जल्दी, क्योंकि वहाँ पे सीधी डायरेक्ट आती है, पॉल्यूशन ना होने की वजह से डायरेक्ट आपको सनलाइट लगती है वहाँ पे। ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, फिर से मैंने आपको दे दिया रिवीजन के लिए, बार बार मैं आपको देती हूँ ये, ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि बार बार जब आप इसको देखेंगे तभी आपको याद हो जाएगा। आपको कुछ भी याद नहीं करना, एक चीज़ को आप रट लीजिए, एक डायरेक्शन याद कर लीजिए। आप इधर से इधर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की ऑपोजिट होती है, तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, तो आप इसको 3-4 बार रट लो। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, फिर विजिबल आएगा अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रा एक्सरे, गामा, अल्ट्रा एक्स गामा, ठीक है। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, फिर विजिबल स्पेक्ट्रम बीच में, 3 इधर आएंगे, 3 इधर आएंगे, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रा एक्स एंड गामा, ठीक है। बिल्कुल इजी है, 10 बार आप इसको रट लो, 3-4 दिन रट लो लगातार, आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद रहेगा। फिर आप इसके से जुड़े हुए हर एक सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। उसमें यही पूछेंगे कौन से स्पेक्ट्रम कहाँ पे आ रहा है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या नहीं है, घुमा घुमा के। स्टेट पीसीएस का बड़ा फेवरेट सवाल है ये, वो घुमा फिरा के पूछते रहते हैं अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कि गामा रेज की ज़्यादा है। अगर आपको पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप, आपको पता है, जब हम वेव्स के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो उसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, मेडिसिन में, फॉर किलिंग कैंसर सेल्स। इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है कि वो कैंसर सेल्स को मारने के लिए टारगेटेड अप्रोच हम यूज़ करेंगे, उसी रेज को हम यूज़ करेंगे जो हमें कैंसर कर भी सकती है, उसी रेज को यूज़ करते हैं हम कैंसर सेल्स को किल करने के लिए। एक्सरेज जो है उसकी फ्रीक्वेंसी भी इतनी ज़्यादा है कि वो हमारे इनसाइड टिश्यू तक पेनिट्रेट कर जाती है, तो हम उसका यूज़ क्या करते हैं, एक्सरेज में देखने में। अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी है तो एब्जॉर्ब बाय स्किन, यूज फॉर फ्लोरोसेंस ट्यूब, तो हमारी जो फ्लोरोसेंस ट्यूब्स होती हैं उसमें यूज़ होता है। विजिबल लाइट में तो हमारे देखने के काम आती है। इंफ्रारेड जो होती है हमारे को हीट करने में, देखिए हीटर बना रखा है यहाँ पे, माइक्रोवेव में माइक्रोवेव बना रखा है, और रेडियो वेव्स में टीवी, सेटेलाइट से सब चीज़ में काम आती है, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो वाटर को हम यूज करते हैं इन कार रेडिएटर, क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स विच प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है वाटर की जिसकी वजह से हम इसको कार रेडिएटर्स में यूज करते हैं इसको कार रेडिएटर्स में यूज, यस हम करते हैं। क्यों करते हैं, क्या इसकी लो डेंसिटी है वाटर की इसलिए यूज कर रहे हैं, क्या इसकी अवेलेबिलिटी ईजी है इसलिए यूज कर रहे हैं, हाई स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी है इसलिए यूज कर रहे हैं, या इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। तो आप एक एक को देख लो, क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, बिल्कुल गलत। क्या इसकी डेंसिटी लो डेंसिटी, ठीक है, ये हम कंसिडर कर सकते हैं, पता नहीं किसके कंपैरिजन में लो डेंसिटी। इजी अवेलेबिलिटी की वजह से हम वाटर यूज कर रहे हैं, हो सकता है ना, लेकिन जो हम यूज कर रहे हैं वो हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से यूज कर रहे हैं। रेडिएटर में हमको क्या चाहिए, कार के रेडिएटर में हमको ऐसा कूलेंट चाहिए जो कि कूल रख पाए कार के इंजन को, तो इसलिए हम उसके अंदर वाटर का यूज करते हैं, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। तो सवाल का जवाब है सी, हाई स्पेसिफिक हीट जो होती है इसकी वजह से हम रेडिएटर में, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, जल्दी से पानी गर्म नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, ओशंस और जोग्राफिकल फिनोमेनास के बारे में जब हम बात करते हैं तभी भी मैंने आपको बताया है कि जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है और वाटर जल्दी गर्म नहीं होता। 3 कारण मैंने आपको बताए थे, उसमें से एक बताया था मैंने आपको, उसकी स्पेसिफिक हीट जो होती है वाटर की वो भी ज़्यादा होती है। तो हम इसको क्या यूज़ कर रहे हैं, कूलेंट की तरह यूज़ हो रहा है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय पर यूनिट मास ऑफ द मटेरियल व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1 केल्विन। तो अगर हम
डेफिनेशन दी हुई है 1 केल्विन अगर हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो कितनी हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा, वो उसकी स्पेसिफिक हीट होती है। अगला सवाल, लास्ट सवाल इस सेट का, सवाल नंबर 10, जो HCS एग्जाम 2017 में पूछा गया था। इसमें आपसे पूछा गया है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। NCERT का सवाल सीधा सीधा, ठीक है। हमने NCERT में पढ़ा था न्यूटन का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ। तो 3 लॉज दिए थे न्यूटन जी ने हमें। न्यूटन ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट, उन्होंने हमें 3 लॉज दिए थे। मोशन के बारे में अगर बात करते हैं, न्यूटन ने अलग अलग बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च किए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया, बट अगर मोशन की बात करें, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन में 3 लॉज थे। उन्होंने पूछा फर्स्ट लॉ कौन सा था, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया था, कॉजालिटी प्रिंसिपल था, कॉन्स्टेंसी प्रिंसिपल था, या प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी था। तो कौन सा लॉ था? तो वेरी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इनर्शिया का लॉ क्या कहता है, पहले हम देख लेते हैं तीनों लॉ क्या कहते हैं। पहला लॉ कहता है कि भैया आपकी जो बॉडी है, और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए। एकदम सिंपल लॉ। कोई पत्थर पड़ा हुआ है, अगर आप उसको धकेलने की कोशिश करेंगे, वो वहीं पे बने रहने की कोशिश करेगा, अपना जो इनर्शिया है उसको ब्रेक नहीं करेगा। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, अपने इनर्शिया को ब्रेक नहीं करेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो उसके इनर्शिया से ज्यादा है तब तक अप्लाई नहीं करेंगे। द बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस इट्स एक्टेड अपॉन बाय अ एक्सटर्नल फोर्स। कोई गाड़ी चल रही है तो गाड़ी चलती रहेगी क्योंकि फोर्स के साथ चल रही है। कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई की। एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी? या तो आपने ब्रेक लगा दिए, या एक्सटर्नल फोर्स क्या हो सकती है, आगे कोई बड़ा व्हीकल आ गया या बड़ा पेड़ आ गया, आप उसने इतना फोर्स लगा दिया कि आपकी स्पीड से उसकी फोर्स ज्यादा है, आपकी गाड़ी टकरा के रुकेगी ही रुकेगी, राइट। तो ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। जो बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना पसंद करती है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, चाहे मोशन में है चाहे रेस्ट में। फिर है तीसरा लॉ। तीसरा लॉ पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि दूसरा लॉ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको समझाऊंगी डिटेल में। तीसरा लॉ कहता था फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। किसी भी चीज के ऊपर आपने कोई भी एक्शन लिया तो आपको उसका ऑपोजिट रिएक्शन जरूर मिलेगा। ये कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ। ये कोई फिलोसॉफिकल लॉ नहीं है, ये लॉ साइंस वाला लॉ है। कोई भी चीज, आप किसी चीज को मुक्का मारिए जाकर दीवार को, तो जितनी तेज आपने मुक्का मारा उतनी तेज आपको चोट लगेगी क्योंकि ऑपोजिट आपको फोर्स मिल रहा है वहां से, राइट। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये इसका लॉ है। इसके 1000 तरीके से आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। बॉल को आप फेंकते हैं, बॉल बाउंस होकर वापस आती है, जितनी फोर्स से आपने उसको फेंका उतनी तेजी से बाउंस होती है। तो ये सारी चीजों में आप देख सकते हैं। फिर आती है बात न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, जो कि लोगों को समझने में दिक्कत होती है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? वो ये कहता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्सेलरेशन। तो अगर F है वो ma है, जो फोर्स है, कितना फोर्स लगेगा वो इक्वल किसके बराबर होगा? उसके मास एंड इनर्शिया के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। मास इनटू इनर्शिया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मान लीजिए एक मोटा बंदा है, ठीक है, समझने की कोशिश करो। उसको आपने धक्का, मतलब ड्रम ले लो, एक बंदा हटा दो, एक बहुत भारी सा ड्रम ले लो, उसके अंदर 100 kg है वेट, आपने यहाँ से फोर्स लगा दिया, कितना भी लगाया आपने, और वो हिला ही नहीं, एक्सेलरेशन 0। तो इसका मतलब फोर्स जो है 100 kg से अभी कम ही हुआ है, ठीक है। इतना आपने फोर्स लगा दिया कि उसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया, थोड़ा सा मूव हो जाएगा तो 100 इंटू वो दैट फोर्स, एक्सेलरेशन जो है वो उतना फोर्स है। तो बात यह है कि जो फोर्स होता है वो इक्वल होता है उस बॉडी के मास के इंटू एक्सेलरेशन। तो मास जितना बढ़ता जाएगा एक्सेलरेशन कम हो जाएगा उसी अमाउंट ऑफ फोर्स पे, और कम मास कर देंगे तो उतना ज़्यादा आपने उसके वो धक्का लगा दिया। हल्का सा ड्रम है, एक ड्रम था, एक छोटा सा डब्बा ले लिया आपने, उस पर भी उतना ही फोर्स लगाया, वो दूर जाके पहुंच जाएगा 1 किलोमीटर, लेकिन वो ड्रम शायद खिसके भी ना, जब तक फोर्स को उतना नहीं बढ़ाया जाएगा। इसका दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो फोर्स होती है वो चेंज ऑफ मोमेंटम विद चेंज ऑफ टाइम। क्या है? फोर्स कितनी है वो उसका चेंज कर देगी मोमेंटम। मोमेंटम मतलब वो बॉडी बढ़ी हुई है एक ही जगह पर, उसका पोजीशन चेंज होने वाला है विद चेंज ऑफ टाइम। कितने टाइम में आपने उसका पोजीशन चेंज कर दिया। या फिर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब जितनी बड़ी बॉडी है उतना बड़ा जो होगा वो एक्सेलरेशन उसका उतना, मतलब फोर्स जितना उस पर अप्लाई किया है इनटू एक्सेलरेशन उसका, तो हमें वो फोर्स का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। समझाने के लिए आपको समझा रही हूँ। अगर हमें पूरा डिटेल पढ़ना है, अगर मुझे पूरा तीनों लॉज समझाने हैं तो आई नीड मोर टाइम ऑफ हाफ एन आवर, जिसमें कि हम डिटेल में पढ़ेंगे।
फिजिक्स के जब हम चैप्टर्स पढ़ रहे थे एनसीईआरटी के, तब हमने न्यूटन के लॉज के बारे में पढ़ा था। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सो वेरी गुड क्वेश्चन, न्यूटन वाले लॉ के बारे में 2017 में पूछा गया था एचसीएस में। अगेन फिर से पूछा जा सकता है, तो आपको न्यूटन के लॉ पहले तो समझ लेने चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप रट लो, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया रट लो, मोमेंटम रट लो, ऐसा नहीं, रटना नहीं है, आपको समझना पड़ेगा मोमेंटम क्या है, इनर्शिया क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तभी आपको, यही हमारा पर्पस है साइंस को रिवाइज करने का थ्रू एमसीक्यूज, रटना हमारा पर्पस नहीं है। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। ये हमारा सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस था। थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस लेने की कोशिश किए थे हमने, ताकि हमारे ब्रेन को थोड़ा अलग से स्टिमुलेशन मिले। आई होप आपको ये सॉल्व करके मज़ा आया होगा और आपकी बहुत सारी लर्निंग हुई होगी। सो पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।